डॉक्टर लाल मोहल्ले में लोगों से पूछताछ करने लगे कि उन्होंने मीना की मौत की रात कुछ देखा या सुना था, लेकिन सभी लोगों ने पराई आग में हाथ जलने के डर से अपने दरवाजे उन पर बंद कर दिए। इंस्पेक्टर, आपको मैं आधे घंटे से यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस रात मोहल्ले के लोगों ने बहुत कुछ देखा और सुना। आप एक बार मेरे साथ चल के मोहल्ले के लोगों से बातचीत क्यों नहीं कर लेते? क्या बात करूं कि आपके दामाद का उस लड़की के साथ चक्कर था या नहीं, और अगर था मिस्टर लाल तो आपने एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं करवाया? इंस्पेक्टर, एफआईआर दर्ज कराते हुए मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। आई एम सॉरी, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम ऑफ ड्यूटी। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार आप सब लोग हैं। मैं एक को नहीं छोड़ूंगा, सबको देख लूंगा। कन्हैया, क्या बात है? आज तू बहुत परेशान दिख रहा है। तू समझती नहीं है, पूरे मोहल्ले भर में थू-थू हो रही है। तुझे प्यार सूझ रहा है। मुझे तो तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे। कहीं तेरा मन तो नहीं भर गया मुझसे? क्या बात कर रही है तू समझती क्यों नहीं है? मुसीबत में दिमाग से काम लिया कर, दिल से नहीं। तू 2-3 महीने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? इसी बीच ये मामला भी ठंडा हो जाएगा। और तू किसी दूसरी औरत से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और वैसे भी मेरे जाने से और बातें बनेंगी। डॉक्टर लाल ने हिम्मत नहीं हारी और वो मीना की हत्या के सुराग की तलाश में भटकने लगे। और एक दिन उन्हें अनिल मिला, जो इस घटना का इकलौता चश्मदीद गवाह था। उस रात कन्हैया भैया और मीना दीदी के बीच बहुत लड़ाई हो रही थी। कन्हैया भैया और मीना दीदी के बीच लड़ाई हो रही थी? तुम्हें कैसे पता? मैंने छत से सब कुछ देखा था। वहाँ सुंदरी भी थी। अनिल, क्या कर रहा है यहाँ? हाँ? चल अंदर। देखिए, बच्चा कुछ बता रहा था। अरे क्या कहेगा ये? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, उसकी मां उसे वहां से ले गई। सुनिए तो, लेकिन अब तक लाल साहब मीडिया से सिर्फ इसलिए बच रहे थे कि उनकी बेटी की मौत एक तमाशा न बन जाए, मगर अब उन्होंने ठान लिया था कि मीना के हत्यारे को सजा मिलनी ही चाहिए। प्रेस में यह मामला तूल पकड़ चुका था। एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हरकत में आ चुकी थीं। प्रेस के बढ़ते दबाव और पब्लिक ओपिनियन के मद्देनजर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और ये बंद हो चुका केस दोबारा खुल गया। लेकिन तब तक अनिल और उसकी मां ये मोहल्ला छोड़ चुके थे। सेठ साहब, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। भलाई इसी में है कि कन्हैया को कुछ दिनों के लिए यहां से बाहर भेज दिया जाए। मामला मेरे हाथ से निकल चुका है। आई एम रियली वेरी सॉरी। अब मैं चलता हूं। एक तो नई दिल्ली चला जा और अपने ठिकाने की खबर मुझे देते रहना। तब तक मैं तेरे दुबई के टिकट का इंतजाम करवाता हूँ। और सुंदरी, अभी तुझे उसी की सूझ रही है। सारे घर में आग लगाकर तुझे चैन नहीं मिला। कन्हैया के फरार होने की खबर अगले दिन सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस पर छा गई। प्रेस और एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने सेठ के परिवार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। घर घर जाकर की जाने वाली ये कैंपेन जोर पकड़ गई कि सामने आकर गवाही दो, गवाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मेरी ही बेटी नहीं थी, वो इस पूरे मोहल्ले की बेटी थी। इन्हीं गलियों में आप लोगों की उंगलियां पकड़कर ही वो बड़ी हुई। आप लोग सब कुछ जानते हुए भी इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। आज मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, ईश्वर न करे
कल आप लोगों की बेटी के साथ कभी कुछ ऐसा हो। मेरी बेटी को 3 दिन के बाद ही उसकी शादी की उसको मार डाला गया। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं, उसकी मौत की रात अगर आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा सुना हो तो ईश्वर के लिए हमारी मदद कीजिए। इन सभाओं और जनता तथा प्रेस के गुस्से से सीबीआई पर मीना की मौत की गुत्थी सुलझाने का दबाव बढ़ने लगा। सीबीआई की तरफ से यह केस भैरव सिंह को सौंपा गया। वो घर घर जाकर चश्मदीद गवाह को ढूंढने की कोशिश करने लगा। कन्हैया तक पहुंचने के लिए उसने सुंदरी का पीछा करना भी शुरू कर दिया। ये सुंदरी नाम की लड़की आप ही के ऑफिस में काम करती है? जी हाँ। इंस्पेक्टर भैरव सिंह, सीबीआई क्राइम ब्रांच। जी प्लीज बैठिए। देखिए, मैं इस लड़की के डेस्क और ड्रॉर की तलाशी लेना चाहता हूं। मगर बात क्या है? ये लड़की एक मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है। मैं इसका टेबल देख सकता हूं? अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी इस आदमी को सुंदरी से मिलते जुलते देखा है? जी हाँ, ये अक्सर इसे यहां लेने आता है। एक बार तो ड्रिंक करके आ गया था और सुंदरी से ऊंची ऊंची आवाजों में बातें करने लगा, जैसे वो इसकी बीवी लगती हो। बाद में मैंने सुंदरी को वार्निंग देकर छोड़ दिया था। ठीक है, अब कभी ये दिखाई दे तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज। इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं सुंदरी को नौकरी से निकाल रहा हूं। एनीवे, थैंक्स। सुंदरी को नौकरी से निकाल दिया गया। वो जगह जगह नौकरी की तलाश में भटकने लगी। भैरव सिंह ने ख्याल रखा कि सुंदरी को कहीं नौकरी ना मिले। वो सुंदरी का लगातार पीछा करने लगा और एक दिन एक फोन करना है। कन्हैया और सुंदरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने किसी भी आरोप को मानने से इनकार कर दिया। कन्हैया की जमानत नामंजूर कर दी गई, मगर सुंदरी के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत न होने से उसे शहर छोड़कर न जाने की वार्निंग देकर छोड़ दिया गया और यह केस सेशंस कोर्ट पहुंचा। मीना की मौत के करीब 9 महीने बाद सीबीआई ने उस वक्त के बेहतरीन लॉयर रघुवीर टंडन को अपना वकील नियुक्त किया। कन्हैया की तरफ से वकील थे बलदेव राठौर। कन्हैया ने सुंदरी के साथ किसी भी नाजायज संबंध को झूठा बतलाया। यह सरासर गलत है। शादी से पहले या उसके बाद सुंदरी के साथ मेरा ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं रहा, और शादी में भी वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो हमारी किराएदार थी। कन्हैया, मीना के पिता ने तुम्हारे खिलाफ यह इल्जाम लगाया है कि उस रात तुम और सुंदरी दोनों ने मीना से झगड़ा किया और बाद में उसका कत्ल कर दिया। क्या बकवास है ये? उस रात बहुत गर्मी थी, मैं छत पर सोने चला गया। मैंने मीना से भी कहा कि चल छत पर सोते हैं, वो मानी नहीं। सुबह करीब 5 बजे मेरी आंख खुली, मच्छर काट रहे थे। मैं नीचे आया
तो देखा मीना पेट के बल लेटी हुई है और उसको दौरे पड़ रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं नीचे गया घबराकर और बाबूजी को बुला लाया। उन्होंने फिर आकर मीना को सीधे लिटाया। मीना किस हाल में थी? उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। और उसकी गर्दन पर कुछ निशान थे? जी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। उसकी गर्दन पर निशान थे, शरीर नीला पड़ चुका था और अकड़ गया था। इससे साफ जाहिर था कि मेरे पहुंचने से 2-3 घंटे पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। और यही वजह थी, इन्होंने मेरी बेटी को दुल्हन की तरह सजा रखा था। हमें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि मीना उस बीमारी से मरी जो लाल साहब ने हमसे छिपाई, एपिलेप्सी। और यही वजह थी कि लाल साहब ने अपनी बेटी की शादी में इतनी जल्दबाजी की। वो बिल्कुल ठीक थी, जल्दबाजी इनकी तरफ से थी, क्योंकि इनका लड़का उस लड़की के चक्कर में था जिसे ये फूटी आंख नहीं देखते थे। ये झूठ है। वो बीमार थी। उस रात भी उसने सोने से पहले दवाई ली थी। और सुंदरी के बारे में मैं बता चुका हूं। वो सिर्फ हमारी किराएदार थी। मैंने कभी उससे ढंग से बात तक नहीं की। इस सब के बीच भैरव सिंह ने सुंदरी को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। देखो सुंदरी, ये साबित हो चुका है कि तुम दोनों के संबंध थे। उस रात क्या हुआ था, अब मुझे साफ साफ बता दो। देखो सुंदरी, उस रात की तुम्हारी सारी हरकतों का गवाह वो बच्चा अनिल भी। और जिस दिन वो बच्चा मिल गया है, तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जिंदगी भर के लिए अंदर जाओगे तुम। उस रात 2 से 3 के बीच जो झगड़ा हुआ था, उस वक्त तुम कमरे में थी? हाँ। और कौन था? मीना और कन्हैया। झगड़ा मीना और तुम दोनों के बीच हुआ था? हाँ, लेकिन मीना उस समय जिंदा थी। फिर मैं और कन्हैया छत पर सोने चले गए। सुबह 5 बजे कन्हैया नीचे आया। उसने मुझे आवाज दी। मैं जब नीचे गई तब तक मीना मर चुकी थी। कन्हैया बहुत डरा हुआ था। सारा तकिया खून और थूक से लथपथ था। उसने कहा मीना दौरे पड़ने से मरी है। कन्हैया के कहने पर मैंने मीना के कपड़े बदले, तकिए और चादरें हटा दी। बस उसके बाद फिर मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन तुम लोगों ने उसका मेकअप क्यों किया? उसे इतना सजाया संवारा क्यों? क्योंकि उसका सारा शरीर नीला पड़ चुका था। ओह, इसका मतलब मीना की मौत को तब तक 2-3 घंटे हो चुके थे। देखो सुंदरी, तुम्हें ये सारी बातें कोर्ट में कहनी होगी। लेकिन जब तक भैरव सिंह सुंदरी के नाम का वारंट लेकर पहुंचा, तब तक वो जा चुकी थी, न मालूम कहां। सुंदरी के जाने से कन्हैया के मर्डर करने का मोटिव जा चुका था। रघुनाथ टंडन के पास अब एक ही चारा बचा था कि मीना की मौत को अननेचुरल साबित कर दें। और एपिलेप्सी के फिट में आदमी उस तरह से नहीं चिल्लाता जैसा कि मीना चिल्लाई थी। उसके आसपास तमाम किस्म की दवाइयां पाई गई। उस रात भी उसने दवाई ली थी। हो सकता है ये उसी का रिएक्शन हो। उसका पेट खाली था योर ऑनर। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जाहिर है। और फिर उसकी गर्दन पर पड़े हुए निशानों के बारे में आप क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर बग्गा के अनुसार वो निशान उसकी गर्दन पर तब पड़े जब उसके घर वालों ने उसको रिवाइव करने की कोशिश की। यही पोस्टमार्टम के डॉक्टर रावत की भी रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम जानबूझकर मौत के 12 घंटे के बाद किया गया योर ऑनर। और तब तक यह पता लगाना भी मुश्किल था कि ये निशान मौत के पहले के हैं या बाद के। और इंस्पेक्टर बग्गा ने तो ना फिंगरप्रिंट्स उठाए हैं योर ऑनर, और ना ही लाश की कोई फोटोग्राफ खींची है। और बिना पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किए केस को बंद करवा दिया गया। जबकि डॉक्टर लाल बार बार ये कहते रहे हैं कि उस रात पूरे मोहल्ले ने चीखें सुनी है। इंस्पेक्टर बग्गा का बयान गलत साबित पाया गया। उसको अगले ही दिन सस्पेंड कर दिया गया और यह केस शायद रहस्य ही बनकर रह जाता अगर इंस्पेक्टर भैरव सिंह को वो सबूत नहीं मिलता जिसकी उसे बेसब्री से तलाश थी। अच्छा बताओ, तुम्हें वहां से सीधे नजर आ रहा है कन्हैया का कमरा?
जी बिल्कुल, अभी वहाँ कोई नहीं है। और उस रात? और उस रात? मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा था, अनिल ही देखता रहा और अनिल ने मुझे कुछ नहीं बताया। तुमने पूछा नहीं? उस रात वो बहुत डरा हुआ था। उस दिन के बाद वो और उसकी माँ मोहल्ला छोड़ के चले गए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुमने उस रात कुछ सुना था? कोई आवाज? हाँ, एक लड़की की आवाज नहीं, 2 लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। अच्छा हमें बताओगे क्या सुना था, कैसी आवाज थी? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भैरव सिंह को मालूम हो गया कि अनिल और उसकी मां वापस लौट आए हैं और मोहल्ले वालों ने सेठ परिवार के डर से उन्हें छुपाए रखा। देखो डरते नहीं, तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब आराम से हमें बताओ कि उस रात तुमने क्या देखा। शाबाश। उस रात हम छत पर सो रहे थे। रात के करीब 2-3 बजे मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज आई। मैंने रमेश को उठाया और फिर दीवार पे चढ़ गया। वहां से मुझे कन्हैया भैया का कमरा साफ नजर आ रहा था। खिड़की खुली थी, बत्ती भी जल रही थी। अंदर कन्हैया भैया के साथ सुंदरी भी थी। वो दोनों मीना दीदी के साथ लड़ाई कर रहे थे। फिर भैया ने मीना दीदी को पलंग पर ढकेल दिया। फिर कन्हैया भैया ने तकिया उठाया और मीना दीदी के मुंह पर रख दिया। फिर सुंदरी ने भी तकिया पर जोर लगाना शुरू किया। काफी देर तक उन दोनों ने तकिया दबाया रखा। फिर मीना दीदी ने छटपटाना बंद कर दिया। फिर अम्मा ने हमें बुलाया और सोने को कहा। अनिल बेटा, तुम जहां से ये सब कुछ देख रहे थे, वहां से सुंदरी और कन्हैया की शक्ल भी देख पा रहे थे? नहीं। इसका मतलब कि तुमने सिर्फ उनकी पीठ देखी? जी। योर ऑनर, इस हादसे को 1-1.5 साल गुजर चुका है। क्या हम एक 11 साल के बच्चे की याददाश्त को एविडेंस मान सकते हैं? गवाहों के बयानात और बाकी सबूतों से सेशंस कोर्ट ने अपना निर्णय 1 महीने के अंदर सुना दिया। मीना की मौत का राज अनिल की गवाही से खुल गया था। कन्हैया को मीना की हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन कन्हैया ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि कन्हैया के पास मीना को कत्ल करने का कोई खास मकसद नहीं था। अनिल की गवाही को भी रद्द कर दिया गया क्योंकि वो मीना की मौत से करीब 1 साल बाद हुई थी और जहां से उसने इस घटना को देखा था वहां से वो किसी का चेहरा नहीं देख पाया था। जज ने यह भी कहा कि मीना की मौत रहस्य के घेर में रहेगी और शायद मीना की हत्या ही की गई हो। लेकिन कन्हैया को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए छोड़ दिया गया। तब तक वो 2 साल जेल में काट चुका था। कन्हैया ने अपने रिहा होने के 2 महीने बाद ही एक गांव की लड़की से शादी कर ली। आज भी वो कपड़ों का व्यापार चला रहा है। अलबत्ता उसने पुरानी दिल्ली छोड़ दी है। सुंदरी कभी दोबारा नहीं मिली। उसका पता ठिकाना कोई नहीं जानता है। मीना की आकस्मिक मौत के धक्के से नीरू ने अपनी मेडिसिन की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और 4 साल बाद उसकी शादी हो गई। मीना की मां कभी भी अपनी व्हील चेयर से नहीं उठ पाई। 4 साल पहले उनका देहांत हो गया। डॉक्टर लाल अब भी दिल्ली में ही रहते हैं। आज 30 साल बाद भी वो अपनी बेटी की हत्या का केस रीओपन करवाने को तैयार हैं।
रमली, बहरा करेगी के? मना कर इसे, नहीं तो अपने घर जा। चलने देना इसने। बापू तुम मेरा दिमाग मत खाओ। पागला वाली बात मत कर गीता। बापू मैं गजराज को चाहती हूँ और चाहती रहूंगी। अतन ने रोकी नहीं होती तो उससे ब्याह कर लेती। शर्म कर गीता, इसका ब्याह हो लिया है। कितने साल हो गए तेरे तो समझाते हुए। वो तेरा गोद भाई है और अपने गोद के छोरे को ब्याह नहीं कर सकता, समझी? गोद वोद मैं नहीं समझती। तो ठीक है, अगर तू नहीं मानती तो कल को छोरा देख के तेरे फेरे करवा दूंगा। देखो, अमरीश्वर ने लाश को अपने कपड़े पहना दिए और सबने सोचा वो मर गया। उसका मुंह बिगाड़ दिया। अमिताभ बच्चन को पुलिस पकड़ के ले गई। रमली गीता के गरीब किराएदार राजेंद्र की बेटी थी। बापू के मना करने के बावजूद गीता रमली का इस्तेमाल करके गजराज से मिलती रही। गजराज, आज फिर बापू ने तुझसे मिलने को मना किया। तो तू रो क्यों रही है? वो तो पिछले 8 साल से मना कर रहे हैं। तूने कभी उनकी मानी? पर अब तू भी तो मिलने नहीं आता। ब्याह के बाद उसके पल्लू से बंधा फिरता है। गजराज, बस अब तू मुझे यहाँ से कहीं बहुत दूर भगा के ले जा। पागलों वाली बात मत कर गीता। तेरा बाप और मेरा बाप पाताल में भी जाके गोली से उड़ा देगा। तू अब मुझे चाहता ही नहीं, बहाने बनाया कर। असल बात तो ये है कि तू चुड़ैल का हो गया। एक गीता, एक बात कान खोल के सुन ले। इतने साल से ये गजराज सिर्फ तेरा है और वो तेरा ही रहेगा। मेरी जोरू चाहे मेरी जमीन जायदाद कुछ भी ले ले, लेकिन गजराज का दिल सिर्फ गीता का है, समझी? इस तरह 1 साल बीत गया। गीता मिन्नतें करती रही और गजराज अपनी बीवी के करीब जाता रहा। फिर गजराज की बीवी गर्भवती हुई और गीता का सब्र टूट गया। गीता, पागल हो गई है? नहीं तो कभी हूँ मैं पागल। बात तो सुन तू मेरी। नहीं सुनती। जो उन्हें सुना बता दे कोई छोरा छुड़ा ले मुझसे पीछा। सामने तमाशा करना जरूरी है। अरे मैं जबान दे चुका हूँ, मैं सिर्फ तेरा हूँ। वो बच्चा होना चाहिए था। अगर तू मेरी बात मान लेता और भाग चलता तो ये नौबत नहीं आती। अब रो मत। रोती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मुझे कुछ सोचने दे। 8 साल हो गए तुझे सोचते। अब जो करना है मुझे करना है। अच्छा मेरी माँ, जो करना है कर लियो। चल अब अंदर चल। नहीं, तू मेरी प्लान सुन ले। सुन लूंगा, पहले अंदर चल। सुन। बोल। अम्मा, ऊपर चल के चाय बना। अभी काम बाकी है, बाद में। हिमा गुदगुदी हो रही है। रमली, सीधी बैठ। बेटा, ये गीता जीजी की माला ना वापस कर रही हो। उन्होंने खुद दी है माँ। देख बेटा, अगर खो गई तो हाँ, और फिर मेरी बेटी तो इसके बिना भी पूरी राजकुमारी लगती है। अम्मा, तुझे 2 घंटे से कह रही हूँ ऊपर चल के चाय बना। चाय की ऐसी भी क्या जल्दी है? नहीं, तू अभी चल मेरे साथ चल। अरे अरे छोड़ मेरी बाजू को। चल ना। अरे हट जा एक तरफ, मुझे झाड़ू देने दे। रमली, ऊपर आ। आती हूँ दीदी, अलता तो सूख ले। अभी आ जल्दी। आई। अरे अलता तो सूखने दे। गीता दीदी बुला रही है, माँ जाने दो ना। अरे भाई जाने दो ना बेचारी को। जा बेटा जा, खेल ले। शाबाश। गीता दीदी, गीता दीदी, कहाँ हो गीता दीदी?
अरे आग लगी, चलो चलो चलो। क्या है? करो। भगवान मर ली थी। दूसरा सा उसको पहचान नहीं पाए क्योंकि उसने गीता के कपड़े पहन रखे थे। आइए आइए चलिए चल के देखिए आइए आइए। मेरी बच्ची चला ली, मेरी बच्ची का साथ चला दिया, उसकी तरह चलाया था, उसकी तरह चलो बेटा। चप्पल मिला है। किसकी चप्पल है ये? गीता मेरी बेटी की। लो स्निफर डॉग बुलाओ और ट्रेल को फॉलो करो। कम ऑन। लड़की आई थी? हाँ साहब, अभी अभी टेलीफोन करके बाहर निकली है साहब। अब बहुत रो रही साहब और बड़ी सी गाड़ी में गए साहब। उसके कपड़ों से जी मिट्टी के तेल की बदबू भी आ रही थी। तो किसी ने फोन पे हाथ तो नहीं लगाया? नहीं साहब। पर साहब बात क्या है? चुप रहो। हेलो, अभी आपके फोन पे कौन बात कर रहा था? आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर भटनागर बोल रहा हूँ। आपके फोन में किसने बात की थी? जी, वो मेरे पति थे, गजराज। पुलिस ने गजराज की पत्नी से गाड़ी का नंबर पता लगा लिया। गजराज और गीता का पीछा करते हुए पुलिस सरोजनी नगर की उस दुकान तक पहुंची जहां से गजराज ने गीता के लिए कपड़े खरीदे थे। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी पहुंचकर दुकानदार से पूछताछ करता हूँ। स्टार्ट करो गाड़ी। इस बीच गीता और गजराज ने फर्जी नाम से एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया। कहाँ जा रहा है? घर जा। मुझे छोड़ के मत जाना गज्जू, मैं मर जाऊंगी। कैसी बात कर रही है तू? छोड़ के कौन जा रहा है? अरे अभी वापस आ रहा हूँ। नहीं, तुम यहाँ से मत जाना। देखो यहाँ मेरे पास रहो। ठीक है, यही रह जाता हूँ। यहाँ होटल के बर्तन मांजने पड़ेंगे और बंबई की भूल जा। गीता, पैसे खत्म हो गए हैं। चुपचाप पैसे लेके वापस आता हूँ और वहां का माहौल भी दिखाऊंगा। हाँ? गीता, देख तू यही रहे। मैं अभी गया और अभी, और जब तक मेरी आवाज ना सुनी हो
दरवाजा मत खोलियो, समझी? वापस आ जाना कजियो, मैं सबके लिए मर चुकी हूँ, अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। ऐसी बात कर रही है। देख मैं यूं गया और यूं आया, अपना ख्याल रखियो। छोड़ी छोड़ी, अरे शराब से नहीं क्या? अरे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप? इसने कौन है? गीता को इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत रमली के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया और गजराज को इस कत्ल में गीता की मदद करने के जुर्म में दफा 109 के तहत गिरफ्तार किया गया। छोड़िए, बताओ मारा कैसे उसे? रमली दौड़ती हुई आई और गीता दीदी, गीता दीदी, कहाँ हो गीता दीदी? फिर मैं वहां से भाग ली और मैंने गज्जू को फोन किया कि मुझे वहां से आके ले जाए। पर तूने बॉडी को जलाया क्यों? फिल्म में ऐसे देखा था क्या? नहीं, फिल्म में ऐसा नहीं था। वो रमली और अम्मा मेरे कद की नहीं थी, नहीं जलाती तो साफ पता चल जाता। अच्छा, जलाने से हाइट कम जाती, क्यों? नहीं, वो जलाने से लाश सिकुड़ जाती है। इसके कपड़ों से मिट्टी के तेल की बू आ रही थी, तो इसके कपड़े बदलवाने मैं अपनी गाड़ी में सरोजनी नगर ले आया। गीता और गजराज के कन्फेशन के आधार पर इंस्पेक्टर शर्मा ने वारदात का ब्यौरा तैयार किया। उधर इन दोनों के पिता ने अपने बच्चों के लिए शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर चुना, शाहवर खान। ये उन 22 लोगों की लिस्ट है जो हमारे खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सकते हैं। अच्छा होगा अगर ये लोग गीता और गजराज के खिलाफ कोई गलत बात ना कहें, बस बाकी सब मैं देख लूंगा। ये सब कैसे होगा? 22 लोग? अगर पैसे की कमी नहीं तो क्या कुछ नहीं हो सकता भाई, इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। पर वकील साहब, हम सारे गांव का मुंह क्यों कर बंद कर सका? हाँ, आपके गांव में पानी की कमी तो होगी। हाँ, तो ऐसा कीजिए, एक ट्यूबवेल खुदवा दीजिए और दूसरे ट्यूबवेल का काम शुरू करवा कर रुकवा दीजिए। इतने में गीता और गजराज की जमानत करवाता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। किराया कब से दिया? धमकाने की जरूरत नहीं है साहब, कल चले जाएंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, बाकी मैं कुछ और करने की सोच रहा था, समझा? भाभी जलाना है क्या? चुप करके बैठ, उसकी नौबत आई तो वो भी कर दूंगा। अरे रमली मेरी भी बेटी थी, गीता की बहन। देख भाई, हमें भी बहुत दुख है, पर जिंदगी तो चलानी है ना, है? अच्छा, तेरा किराया भी माफ। अब ले, ये 30,000 ले, ले। बेटी को मार के हमारा मुंह बंद करवाने आए हैं। रमली बेटी थी ना तेरी, हाँ? बेटी तो लगा ना अपनी गीता को आग, लगा।
अरे चुप करके बैठ तू, ना तो ले जा अपने दोनों बच्चा ने अंडे के सड़का में धक्के खाते, और को गाटी मार की ना तो मन्ने मत कहिए फिर। राजेंद्र ले भाई, या 50,000 की एफडी तेरी बेटी रज्जो के नाम, उसके ब्याह के खातिर ले। अरे ले भाई, अरे 30,000 मुन्ने की पढ़ाई की खातिर, और सारी उम्र घर में रहो बिना किराए के, बाकी थारी मर्जी। तो सोच लो, घर में रहना है कि सारी उम्र सड़का पर धक्के खा के मरना है? बोल। खेलते खेलते आग लग गई होगी शायद। मगर पुलिस को दिए बयान में तुमने कहा कि गीता ने खुद रमली को अपने घर में बुलाया और जला डाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रमली खुद ही गीता के कमरे में जाती थी खेलने। उस दिन भी अपने आप ही गई थी। पुलिस को दिए बयान में तुमने साफ साफ कहा है कि गीता ने जानबूझकर रमली को अपने कपड़े पहना दिए ताकि लोग ये समझें कि गीता मर गई। देखिए साहब, रमली अक्सर गीता के कपड़े पहना करती थी। उस दिन भी अगर पहन लिए तो कौन सी नई बात हो गई? तुम्हें किसी ने डराया या धमकाया है? जी नहीं साहब। तो उस दिन इंस्पेक्टर शर्मा के सामने तुम रो रो कर इंसाफ की भीख मांग रहे थे, वो सब झूठ था। Your Honor, the witness has either been threatened or bribed. मिस्टर खुराना, आप विटनेस को तंग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस को दी स्टेटमेंट में ये साफ। नो मिस्टर खुराना, प्लीज माइंड योर टोन। मैडम, आप चुप हो जाइए। हाँ तो मिस्टर खान, आप कुछ पूछना चाहेंगे? कोई ऑब्जेक्शन? नो नो, नो ऑब्जेक्शन सर। शावर खान को मालूम था कि पुलिस को दिए गए तमाम बयान अदालत में मान्य नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने गीता के पिता भगवान दास को बाकी गवाहों को भी खरीदने को कहा। फार्म हाउस का चौकीदार, होटल रिसेप्शनिस्ट, सरोजनी नगर की दुकान का सेल्समैन और बाकी सभी 18 गवाहों ने पुलिस को दी अपनी स्टेटमेंट्स अदालत में बदल दी। सिर्फ इंस्पेक्टर शर्मा और रमली का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने गीता और गजराज के खिलाफ गवाही दी। मगर मैं लॉर्ड, किसने ली रमली की जान? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक रमली के गले पर रस्सी के निशान थे। रमली की मौत जलने से नहीं हुई, जलने से पहले रमली मर चुकी थी। किसने ली उसकी जान? किसने उसको जलाया? सबूतों की गैर मौजूदगी। सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि सबूतों की गैर मौजूदगी में रमली की मौत एक रहस्य बनकर रह गई है। चूंकि गीता और गजराज के खिलाफ किसी ने भी गवाही नहीं दी थी, इसलिए उन पर लगे तमाम इल्जामों को खारिज कर दिया गया। रिहा होने के कुछ दिन बाद गीता की शादी एक शादीशुदा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से कर दी गई। वो अपने पति और बच्चों के साथ गाजियाबाद में रह रही है। गजराज उसके बाद 2 कत्लों के इल्जाम में और फंसा। मामले अभी अदालत में है और गजराज बेल पर रिहा है। रमली के मां बाप आज भी भगवान दास के उसी मकान में किराएदार हैं। जो भी कुछ हम पर है वो सब उसका दिया है और वापस उसी के पास चला जाएगा। मैंने कहा है कि अपने आचरण को स्वच्छ रखो और अपनी जबान को लगाम दो, जिससे शैतान उसे काबू न कर ले और बुद्धि को भ्रष्ट कर दे। मगर जब इन कोशिशों में मैंने अपना मुंह खोला, गलत खोला, मेरे शरीर में तपिश थी। मैं सोच रहा था और नहीं झेलना ये सब, बहुत घसीट लिया। घर में खाने को तो है नहीं, इसे और लाके माथे पे जड़ दिया। अरे इसे बाहर निकालो। हाथ नहीं हिलते किसी के, खाने को सबको चाहिए। चल खड़ी हो। अरे तू बाहर निकल यहाँ से। बाबूजी। बाबा
अरे इतनी आग लग रही थी तो बिरादरी में लड़कियों की कमी थी क्या जो बाहर जाके मुंह मारा है? अब धकेल दे अपनी बहन को कुएं में, दे दे इसे धक्का। गया था मैं छंगाराम के यहाँ कल, दुगना दहेज लेगा वो कहता है, और जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो और पूरी कर दी। इसके बच्चा जो ठहरा दिया। थोड़ा जहर और कर ले, थोड़ी झेझे और कर ले, सब पैसे का रोना है तेरा। थोड़े नोट मारूं तेरे मुंह पे तो सारी बोलती बंद हो जाएगी। अपनी खाल में आ जा, खाल में। और अगर घर में शांति चाहता है ना तो इसे इसके मायके में धरिया जाके। देख बेटा, तू अपना घर अलग बसा ले, फिर जो चाहे सो कर। बबुआ, अरे बेटा, इस बीमारी के बाद तो मेरी आंखें कमजोर हो गई। अब तो सुई में धागा भी नहीं पिरोया जाता मुझसे। 2-4 टाके मारने हो ना, वो भी नहीं मार सकती मैं। बहुत हो गया यार, अब तो हद ही हो गई है। जमुना को घर से बाहर निकालने तक की बात आ गई अब तो। पैसे की वजह से वैसे ही मेरा भेजा आउट है। सब साले ऐसा दिखाते हैं जैसे जमुना इसी तंगी की जड़ है। अब तो माँ तक ने कह दिया घर से निकलने को, तो ठीक है, चला जाऊंगा, मर जाऊंगा पर पलट के मुंह नहीं दिखाऊंगा। सोएगा कहाँ? सड़क पर? खाएगा क्या? खाक? आसान नहीं है मंगरू, आसान नहीं है। बोल बाद में लियो, पहले सोच ले। वो तेरे प्लान के बारे में जो सोचा सोची करनी थी ना, वो कर ली। बता कब चलते हैं? क्यों? तू क्यों चलने लगा? तेरी आत्मा की आवाज का क्या हुआ? पहले तो बड़ा बोलता था तू, उसका गला बैठ गया। हाँ? ये तो पाप है, अपराध ठहरा। अभी हेकड़ी निकल गई। अबे वो तो मैं ऐसे ही कहता था, मुझे थोड़ी ना पता था कि सच में 2 आदमी मिलकर इतनी बड़ी बस को लूट सकते हैं। मुझे लगता है कि तेरे बस की नहीं है ये। तुझ में जिगरा नहीं है, चल जा। बात जिगरे की नहीं है झूमर, और फिर ये काम हम पहली बार कर रहे हैं, इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। दिमाग कुछ और बनाना पड़ता होगा कि हाथ में चाकू हो और किसी की चीख से पकड़ ढीली ना पड़े। ढंग से प्लान बनाना होगा। तो तुझे क्या लगता है मैं यहाँ खाक छान रहा हूं बैठ के? बाबू, पिछले 6 महीनों से सर धुन रहा हूं इन अखबारों में, हर खबर को 36 बार पढ़ा है मैंने। फिर निकाल दिया है तूने? कितनी बार तो मत्था मार चुके हैं बेकार की खबरों में। वो सब पुरानी थी, एकदम नहीं है। कल ही हाथ लगी है और बहुत ही जबरदस्त है। अपने मतलब की यूं भी है कि आदमी तो ही शामिल है इसमें। ये पढ़ ले इसे। अब तू ही पढ़ इसे, तुझे पता मैं धीमा पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं तुझे बता देता हूँ ऐसे ही, तू बाद में आराम से पढ़ लियो। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, 2 लड़कों ने एक बस लूट ली, भरी दोपहर। बस एक पेट्रोल का डिब्बा और माचिस की डिब्बियां लेकर बस में चढ़ गए। लोगों को धमकी दी कि पैसे निकालो वरना बस फूंक देंगे। किसी ने भी है ना चू चाक किए बगैर जो कुछ उनके पास था उनके आगे रख दिया। भाइयों की तो ऐश हो गई। पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं लगा। झूमर, बेटा ले, तेरी पैंट सिल गई। हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ले तू इसे ध्यान से पढ़ ले। एक लाइन को 36 बार। हाँ? पूरे नाप ली से मैं भी आज। माँ, मैं कल सुबह एक काम से जा रहा हूँ, जरूरी काम है। मेरे लौटने का कुछ पता नहीं है। जाते वक्त भाई से बोल जाऊंगा, वो तेरे खाने का ध्यान कर लेगा। अभी के लिए तुझे कुछ चाहिए तो बता दे। अरे तेरे भाई की बलि चलाए, अगर वो ना आया तो? आएगा क्यों नहीं, बड़ा लाट साहब है ना, वो बड़े कामों में फंसा है। तेरा जाना जरूरी है माँ, पैसा नहीं चाहिए क्या? और तेरा इलाज मुफ्त में नहीं हो रहा है। बूची, ओ बूची, बस छुटवाएगी क्या? 7:30 बजे की बस है और अभी झबुआ पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। 5 तो यहीं बज गए हैं, जल्दी कर। पागल है क्या तू? पागल होगी तू। अगर मेरा कोई सामान छूट गया तो फिर कौन लेके आएगा? मुझे एक बार अच्छी तरह से देख लेने दे माँ। अरे बाबा, तेरा कोई सामान नहीं छूटेगा, ठीक है? तू जल्दी से रिक्शा में बैठ, चल चल जल्दी कर। और अगर सामान छूट भी जाए तो अपने बाबूजी से कह देना, तेरे को कुक्षी में नया नया सामान दिला देंगे वो। भाभी, ओ भाभी,
जरा घर का ध्यान रखना, इस बार हम कुछ दिन लगा के आएंगे। अबे डबल रोटी काट रहा है, किसी की गर्दन थोड़ी काट रहा है जो तेरे हाथ कांप रहे हैं। डरने की बात नहीं है यार, कुछ गड़बड़ है इसमें। तू सोच तो सही झूमर, कि मैंने किसी को चाकू दिखाया और उसने कुछ भी देने से मना कर दिया तो क्या करूंगा मैं? घुसेड़ दूंगा, मार दूंगा क्या उसे? और वो जो पेट्रोल हम गिराएंगे, सोच अगर उसने आग पकड़ ली तो? अरे मुझे अगर कुछ हो गया तो क्या करेगी जमुना? मेरा बाप उसे एक भी दिन घर में नहीं टिकने देगा। कहां फिरेगी वो मारी मारी? धक्के तो वो वैसे भी खाएगी। तेरे बाप की अगर हथेली गर्म नहीं हुई तो तू क्या सोचता है वो जमुना को टिकने देगा घर में? हाँ? और तेरी बहन की शादी का क्या? देख मंगरू, मुझे तो अपनी माँ की चिंता है। अगर और थोड़े दिन उसका इलाज नहीं हुआ तो उसका टिकट तो कटा दे रहा है। मेरे भाइयों में से कोई भी पूछने वाला नहीं है उसे। साफ सी बात है, मुझे तो पैसा चाहिए। बहन जी कहाँ जाना हो रहा है इतने सारे सामान के साथ में? हैं? कहीं शादी ब्याह में जाने की तैयारी हो रही है क्या? हम कुक्षी जा रहे हैं, वहाँ मेरे बाबूजी बहुत बड़े मैकेनिक हैं, उन्हें सब जानते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुक्षी तो हम भी जा रहे हैं। अच्छा है, हम लोगों का सफर साथ में बहुत अच्छा गुजरेगा। वैसे कुक्षी कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है आप लोगों का? कुछ कह नहीं सकते, वहाँ पर मैं इसके दाखिले के लिए जा रही हूँ। अगर किसी अच्छे स्कूल में दाखिला हो गया तो शायद हम वहीं रह जाएंगे। वैसे आप कुक्षी कितने दिन रुकेंगे? बेटे मेरी बेटी चुनिया के रिश्ते की बात चल रही है। हम लोग तो सवेरे जाएंगे, शाम तक वापस लौट आएंगे। वैसे शादी तो मेरी भी करनी है, हाँ। पर बाबूजी कहते हैं कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ। अरे वाह। आओ बैठो, बस का इंतजार करो। मैं अपनी शादी में ना गोटे वाली चुन्नी पहनूंगी और खूब सारी चूड़ियां पहनूंगी यहाँ तक। वैसे आपके पापा मम्मी की शादी में आप क्या थे? कुछ आ जाओ भैया। अरे जल्दी करना मेरे यार, क्या कर रहा है तू? ना भाई छोरी, तुझे ना दौड़ाता, अपनी अम्मा को दौड़ा दे। भाई साहब ये अजी भाई साहब 1 मिनट तो रुकिए। ध्यान से जरा, ध्यान से। बुच्ची वाले भैया आ जाओ भैया। अरे क्या करते हैं आप? 1 मिनट। कोई बात नहीं। अरे देख के भाई। हाँ भैया। अरे भैया जरा सामान चलिए तो। अरे ऐसा करके जल्दी नहीं पहुंच जाओगे आप। चलिए तो सही। अरे तुम आ जाओ पहले, आ जाओ, तुम आ जाओ पहले। तुम पहले पहुंच जाओगे ऐसे। चलो कमाल करते हो यार, आदमी का सामान है। बस बस। अरे भाई लड़ते। अरे ओ मेरे यार, उतना बड़ा तो खुद तो है नहीं, उससे दुगना सामान लेके जा रहा है। चल जा चल जा, बता रहा हूँ डबल टिकट लगेगी यहाँ। मुझे अपनी गुड़िया की शादी के लिए कपड़े भी खरीदने हैं। कुक्षी जाके मेरे बाबूजी इसके लिए नए नए कपड़े सिलवाएंगे। और इसका दुल्ला ना, वैसे आपका दुल्ला कैसा है? अपनी गुड़िया दिखा तो। नहीं पहले बताओ। बुच्ची चुप कर, चप्पड़ चप्पड़ बंद कर, अपनी दीदी को तंग नहीं कर। चल आजा, सो जा थोड़ी देर। मुझे नींद नहीं आ रही है, अब चुप बैठो। हम यहाँ पे शादी की बातें हो रही हैं। बड़ी आई शादी वाली।
जैसे ही हम बस में चढ़ेंगे तू पीछे रहियो, मैं आगे चला जाऊंगा। 5 मिनट बाद तू पेट्रोल खिंडाना शुरू कर दियो, ठीक है? और फिर हम जोर जोर से धमकाने लग जाएंगे। पर पेट्रोल गिराने की क्या जरूरत है यार? पागल है, जितना जल्दी पेट्रोल खिंडेगा लोग और डरेंगे और हमारा काम फटाफट हो जाएगा। लेकिन ये तो तू कह रहा है, अगर कोई अकड़ गया तो क्या करेंगे? चुप कर, बस आइए, ठीक है? चल डरियो मत, सांस रोक ले अपनी, जय माता की। चल हाँ भैया, क्या बात है? कहाँ जाना? कुछ जाएगी? हाँ जाएंगे। तो पीछे बैठ जाओ। जाओ एक एक जाओ। शादी के बाद कान का एक नकली बुंदा तक नहीं लिया तुमने मेरे लिए। शादी में दोनों तरफ वालों की मर्जी होती तो रस्में होती, मुझे गहने कंगन मिलते। आज है ही क्या मेरे पास? सुन ले मंगरू, घर में कुछ पैसा आएगा तो नंदनिया के ब्याह पे खर्च होगा। तू अपनी बीवी पे कुछ भी खर्च करने का अपने दिमाग से ख्याल निकाल दे, समझा? तू अपना घर अलग बसा ले। मैं जहर खा लूंगी तो शादी का सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। श्यामू, अरे वो कंडक्टर साहब, अरे ये वो पेट्रोल की बदबू कहाँ से आ रही है, जरा देखिए मेरे यार। चल जो जल्दी से बाहर निकाल। चलो बाहर, कोई नहीं उतरेगा बस से। अगर किसी ने ज्यादा लाइट दिखाने की कोशिश की ना तो साला पीठ से खोपड़े तक चीर के रख दूंगा। चुपचाप जो भी कुछ है चुप निकाल के रख दो, चुपचाप जो भी कुछ है निकाल के रख दो सामने। तो पट्टी से तोड़ के रखूंगा तेरी। चल ये कान से निकाल तू, आंखें मत दिखाएगा साले, फोड़ के रखूंगा तेरी निकाल से। छोड़ से, मैं बता रहा हूँ तुम सबका सबको, नीचे बता रहा हूँ तुम सबका सबको, पूरी बस में पेट्रोल गिरा हुआ है। मुझे थोड़ा सा जान ना दिखाइयो वरना पूरा का पूरा पिरो दूंगा साले। चला दे चला रस्ता बस को, अब गिरा दे बातचीत। को जला दूंगा मैं, एक को सब माल निकालो। अरे भैया मारो से, अरे जल गई ये छोरी तो यार। पैंट उतार, पैंट उतार, कितने में चल गई देता 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 साले पैंट का उतारा, पैसे में निकाल, घड़ी उतार, चेन भी दे देता, अबे चल निकाल। मुझे छोड़ दो, मुझे ध्यान से मत मारना, ध्यान से मत मारना। निकाल के जल्दी से निकाल इसको, तुम भी हाथ की चोरी सारे मसाले थे।
जमुना, जमुना, खड़ी हो जमुना। क्या बात है, इतना हाफ क्यों रहे हो? ये ले। ये कहाँ से लाया? बता। मंगरू, मंगरू मेरी तरफ देख, बोली कहाँ से लाया? तुझे से क्या लेना? अगर पसंद है तो अपने पास रख ले, नहीं तो नहीं दिला दूंगा। तेरी पसंद की। ये देख, पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। बाबा कुछ बोला तो उसके मुंह पे दे मारूंगा, और देखता हूँ क्या बोलता है। तू क्या सोचता है? तेरे इस करने से बाबा बहुत खुश होंगे। तू कहाँ की सोच रहा है मंगरू? बुच्ची, बुच्ची, क्या हुआ भैया? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ मेरी बच्ची को? हाँ बुच्ची, बुच्ची बेटा, मैं हूँ तेरे पास। बुच्ची, अरे भैया, आगे आओ। बुच्ची, इसकी माँ को देखो। बुच्ची, बुच्ची, देख बेटा, मैं हूँ तेरे पास। बुच्ची बेटे, ये भाई पानी लाने जरा। बुच्ची, बुच्ची मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? बुच्ची तेरी माँ, इसकी माँ को देखा कहीं, इसकी माँ को देखा कहीं। बबुआ, ले बेटा, चाय ले ले। अरे तेरी पैंट कहाँ गई? ये किसकी पैंट पहनी आया तू? मेरी जल गई है। हाय राम, कैसे? अरे राम, ये क्यों? अरे तू कैसे चल गया बेटा? मैंने बहुत गड़बड़ कर दी। मुझसे बहुत गलत हो गया। मुझसे बहुत गलत हो गया। अच्छा तू लेट, मैं अभी हल्दी लेके आ रही हूँ तेरे लिए। तू लेट जा, लेट जा। अरे 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 बारह यात्रियों को गंभीर रूप से जली हालत में पास ही के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी बस के तकरीबन 22 और यात्री अंधेरे में बचकर भाग निकले। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार मौकाए वारदात पर उसी सुबह पहुंचे। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बस से बुरी तरह जली हुई 14 लाशों को समेटने का काम शुरू कर दिया। स्टेज चल रहा है, जल्दी से स्टेज चलो। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर। घबराइए मत, अभी सब ठीक हो जाएगा। पानी लाओ यार, पानी। बूची कौन है? कौन है बूची? मेरी बच्ची बूची। बूची कौन है? कौन? कहाँ? आग लगी थी। मेरी बूची, बूची, बूची।